नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से उनके पास हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय कमेंट के रूप में भी हमको मिल सके। न्याय की देवी के आंखों पर पट्टी बंधी होती है, मतलब न्याय देते समय किसी के साथ कोई पक्षपात न हो। न्याय पर विक्रमादित्य को आप कहें, जहांगीर को कहें, या पुरानी परंपरा में हिसाब से कहा जाए कि किस तरह से राम राज्य में जब कहा जाता है न्याय, तो न्यायपालिका पर तो आजादी के बाद तो और अधिक सबसे बड़ा भरोसा सुदूर गांव पूर्वोत्तर से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक विश्वास रहता है। लेकिन तब क्या हो जब जो न्यायाधीश बड़े बड़े मंत्रियों को, अधिकारियों को, सरकारों को डांट लगाते हो, उनके खिलाफ फैसला करते हो। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जज के घर में करोड़ों रुपया मिले और कई दिन हो गए, अभी तो जांच की प्रक्रिया चलेगी। नगद मिले। अब कितने करोड़ मिले हिसाब किताब बताया जाता है अनधिकृत, जिसको कैसे अनऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल जो अपना नाम नहीं बता रहे हैं, रिपोर्ट्स हैं कि 10 करोड़ के करीब ऐसी जहां स्टोर स्टेशनरी रखी होती है, स्टोर बंगले में उनके दिल्ली के हाई कोर्ट के जज श्री न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा जी के निवास पर, बंगले पर एक आग लगी 14 और 15 तारीख के बीच में, रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद। फायर ब्रिगेड तुरंत आ गई। दिल्ली महानगर के और दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो और उसके यहां आग लगे तो फायर ब्रिगेड वैसे भी हो तो वीआईपी इलाका है, तुगलक किशन, मतलब बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। बिल्कुल ही आसपास उधर राष्ट्रपति भवन है, उधर प्रधानमंत्री निवास है। ऐसे में तो फायर ब्रिगेड पहुंचना ही था। आग पर तो जल्दी काबू पा लिया गया उस बंगले में जो आग लगी, जिस इलाके में, जिस कक्ष की तरफ। और वहां चूंकि फायर गया, पुलिस भी तुरंत पहुंचती है फायर ब्रिगेड के साथ, क्योंकि वीआईपी इलाका है। नहीं भी हो तब भी पुलिस तो जाती है जब ऐसी घटना होती है। कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, या वहां किसने आग लगा, क्या हुआ, वो तो कारण का तो अभी पता नहीं चला है। केवल फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट है और उसमें भी ये जिक्र नहीं है कि कितना नकदी मिला। लेकिन हाँ, उच्च अधिकारियों को, भारत सरकार तक को इसकी सूचना दी गई कि वहां ऐसे नोट मिले जो कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया है। एक जज के जो बहुत ईमानदार के रूप में माने जाते, 10 करोड़ यदि मिले तो कुछ तो मामला गड़बड़ है। और उस समय जज साहब घर में नहीं थे, इसीलिए परिवार के ही जनों ने उनकी आग लगने की घटना की रिपोर्ट फायर ब्रिगेड को किया था। मेरा ऐसा मानना है कि ये भारत की आजादी के बाद किसी जज के यहां इस तरह से करोड़ मिलने का ये पहला मामला है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने की बात तो पहले भी जज को लेकर, खुद जज भी जो रिटायर होने के बाद भी बहुत कुछ कहते रहे हैं कि न्यायपालिका में पारदर्शिता हो, न्यायपालिका में मतलब भ्रष्टाचार है, उस बात को भी मानते थे। लेकिन वो निचले स्तर पर है, इस बात को ही ज्यादा स्वीकार किया गया। तो इसलिए चूंकि मैं, आप समझिए कि 71-72 से मैं चूंकि पत्रकारिता में हूं और न्यायालय भी थोड़ा, जब भी ऐसे बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण आते थे जाना, और न्यायाधीशों से भी, स्थानीय जज से लेकर के या नेता से, वकील से जज बने, उनसे भी, जो कई चीफ जस्टिस भी बने दिल्ली में या हरियाणा, पंजाब में या और मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में, ऐसे जजेस से भी अनौपचारिक या औपचारिक चीफ जस्टिस भी। आप देखिए कि बल्कि मेरी पुस्तक पीछे रखी है, उसमें भी ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, लाहौटी जी, आरसी लाहौटी, उनकी भूमिका भी है। इसलिए जजेस के प्रति मेरा बड़ा सम्मान रहा है। और ऐसे जज भी मैंने देखे हैं जो जस्टिस, चीफ जस्टिस, वो भी पहले लाहौटी जी से पहले थे, JS वर्मा, आपने नाम सुना होगा। न्यायमूर्ति, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद, रिटायर होने के बाद, नोएडा में जब उनके निवास पर गया कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ इंटरव्यू, उन्होंने महिलाओं को लेकर जो कानून आया है कि उनके साथ जाति हो जाती है कार्यक्षेत्र में, और ऐसे ही कुछ और भी मामले थे, मैं उनका इंटरव्यू या बातचीत करने के लिए जब गया तो उन्होंने कहा कि देखिए आलोक जी, यहाँ बैठेंगे, गर्मी, मई जून का महीना था, दिल्ली की गर्मी भीषण, नोएडा क्षेत्र में,
और उन्होंने कहा कि देखिए एक जरूर अंदर का एक कक्ष है, बेडरूम या दूसरा एक छोटा एक कक्ष है जहां पर एसी है, यहाँ तो एसी नहीं है, आपको असुविधा तो नहीं है। कहने नहीं, जब आपको पूरे घर में असुविधा नहीं होती है तो उस कक्ष में है, उसमें परिवार के लोग भी हैं, तो मुझे वहां नहीं, मैं यहीं बैठ करके हम बात करेंगे। मैं 1-1.5 घंटा उनसे बैठा। उसके अलावा भी कई बार उनसे भेंट होती रही है, लेकिन मैं उस कह रहा हूँ ईमानदारी की कि रिटायर होने तक भी उनके पास कुछ खास नहीं था। वैसे सुप्रीम चीफ जस्टिस बनने के बाद प्रावधान ही होता है कि सरकार भी उनको कुछ देती, लेकिन उन्होंने अपना कुछ उनके था, उनके परिवार के सदस्य भी रहे हैं, इस दृष्टि से वो नोएडा में रहते थे। तो एक तरफ वो आदर्श की प्रतिमूर्ति और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले में दूसरा मैंने आपको इसलिए कि वो घटना खबर जो यशवंत वर्मा वाला मामला है उसमें जो होगा वो तो आगे पता चलेगा, इसलिए उसका तो खाली जिक्र किया कि उस मुद्दे को लेकर के कितना गंभीर मामला इसको माना जाए, जो इससे केवल ईमानदारी के उदाहरण होते थे। भ्रष्टाचार का एक उदाहरण मैं कह सकता हूं, जब हवाला कांड हुआ था नरसिंह राव के राज में, तब विनीत नारायण एक पत्रकार जो कालचक्र नाम से एक अपना वीडियो का एक न्यूज बुलेटिन कुछ अखबार नुमा भी कुछ करते थे, तो उन्होंने उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस के को जमीन कुछ उनको मिली, उसको भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके कुछ रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर दिया। अब वो मानहानि, चूंकि आप जज तो बने, चाहे निचली अदालत के जज हो या हाई कोर्ट के हो, चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तो मानहानि यदि उनकी है, न्यायाधीश की ही, अदालत की ही मानहानि माना जाए तो सीधे सजा का प्रावधान है। उसमें कोई दूसरा कोई सिफारिश को वही कहना चाहिए कि फैसला करने वाले हैं। तो वो ऐसा मामला बना जो उनकी मानहानि का था। सामान्य मानहानि का पकड़ने विशेषाधिकार जो होता है, उनके ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी पर्सनल न की जा सके, तो उसे भ्रष्टाचार के रूप में ही छापा गया था। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं, जबकि उनसे भी मैं मिला हुआ हूं। बड़े प्रसिद्ध, मतलब वो थे वकील भी, उसके बाद में विभिन्न कोर्ट में होते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, लेकिन काफी बड़ा भंडाफोड़ जैसी रिपोर्ट उन छापी। और तब उनकी गिरफ्तारी के लिए होने लगा तो उनको यहां तक स्थिति हुई कि वो देश से जाकर के, जैसे कहते हैं अज्ञातवास चले जाते हैं, वो 1-2 साल तक देश के बाहर ही चले गए थे। जब तक ऐसा कानून उस समय नहीं था कि वो बाहर न जा सके, या ऐसा उनके ऊपर धारा नहीं लगी थी। तो ये उससे बचने के लिए कि अदालत कहीं उनको और तंग न कर दे, चूंकि जज के हाथ में तो अधिकार है, चाहे कुछ भी मामला है, उन्होंने क्यों छापा आपने भूमि का, उनकी जमीन के प्लाट्स क्यों क्या मिले हैं, संपत्ति उनको काफी करोड़ की आ गई, ऐसा उनका आरोप था। वो 5-10 साल जिसको कह सकते हैं मामला, बाद में जब वो खुद रिटायर हो गए चीफ जस्टिस साहब, तब विनीत नारायण प्रकट हो पाए। आज भी वो सक्रिय हैं, कॉलम लिखते हैं, आप लोग हो सकता है जानते भी हो। मथुरा वृंदावन क्षेत्र के कल्याण के लिए भी कुछ काम करते रहते हैं, धार्मिक जिसको कह सकते हैं आस्था। तो विनीत नारायण केवल एक रिपोर्ट छापने पर उनका हो सकता है, तो आज भी ये कम से कम एक कुछ अखबार और मीडिया में आज तो लगातार चर्चा आने लगी। तो मैंने सोचा कि कुछ पृष्ठभूमि के साथ इस पर जरूर चर्चा की जाए कि एक तरफ बहुत से अच्छे जज रहे और निचली अदालतों में भ्रष्टाचार की चर्चा खुद जज करते रहे, चाहे हाल में रिटायर हुए न्यायमूर्ति रहे हों चंद्रचूड़ जी, या इससे पहले बहुत वो भी चर्चा में ज्यादा आ गए थे, मार्कंडेय काटजू सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन उन्होंने जजेस को लेकर के भी कई ऐसी टिप्पणियां कर दी जिससे कि उन पर भी मामला बना अदालत में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो उन्हीं के अंडर में काम किया, ऐसे भी जज रहे, तो किसी तरह उस मामले को खत्म किया गया। लेकिन वो बहुत ही विद्वान, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारत के कानूनों के बड़े ज्ञाता रहे हैं। अब उनकी टिप्पणियां बाद में जज होने तक तो वो बड़े, जैसे कह सकते हैं कि अनुशासित सीमा में थे। बाद में उनकी टिप्पणियां वो बने प्रेस आयोग के भी, जिसको भारतीय प्रेस आयोग है उसके भी प्रमुख अध्यक्ष रहे, तो मीडिया को लेकर के भी जो लताड़ते थे वो, जबकि मेरे लिए भी, मैं जिन अखबारों में संपादक रहा, चाहे आउटलुक हो, चाहे रविया हो, हिंदुस्तान हो, हमारा टाइम्स हो, तो वो हमेशा कुछ अपनी टिप्पणियां, लेख या भाषण देने को हमेशा रहते थे, चूंकि बहुत विद्वान रहे। लेकिन बाद में उन्होंने इतना लोगों पर झाड़ लगाना शुरू किया तो विवादों में वो आए, लेकिन हाँ, उन पर व्यक्तिगत कोई भ्रष्टाचार का खुद पर कोई आरोप नहीं, ये तो आप मानेंगे। वो बनी कैलाशनाथ काटजू जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके भी परिवार से संबंधित रहे, तो बड़े स्वाभिमानी और विद्वान न्यायाधीश। लेकिन हाँ, कई बार होता है कि जब उनको खुला संस्कृत के ही ग्रंथ में से निकाल करके और भ्रष्टाचार पर बात करने लगे,
तो उन्होंने न्यायपालिका को भी कई बार कटघरे में रखा, लेकिन ये पहला मौका है, इसलिए मैं फिर से उस पर आता हूं। दिल्ली उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जज के घर में यदि 10 करोड़ का मामला मिले, क्या होना चाहिए था? यदि यही 10 करोड़ रुपया किसी विधायक के घर, किसी मंत्री के घर, किसी अधिकारी के घर, किसी संपादक के घर, किसी डॉक्टर के घर, किसी पुलिस वाले के घर या किसी और छोटे जज या वकील के घर मिलता, जिसका तत्काल चूंकि जो पैसा रखने की अनुमति होती है, जिसका कोई ऐसा आधार नहीं होता, कारण नहीं होता, तो उसकी तो कई ऐसे कानून है जिसके तहत पहले गिरफ्तारी करके पूछताछ होती है, जब तो होता ही है। और सबसे पहले यदि सरकारी सेवा में है तो उसको निलंबित करके जांच हो के आदेश होते हैं। यहां जांच तो हो, और इसलिए जो कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का या भारतीय न्याय व्यवस्था का, जिसमें चीफ जस्टिस ही होते हैं प्रमुख, संजीव खन्ना जी इस समय हैं, जैसा मैंने कहा पहले चंद्रचूड़ जी थे, पहले रंजन गोगोई रहे, जिनके फैसले को लेकर के उन्हीं के खिलाफ जजेज खड़े, कुछ लोगों ने कुछ टिप्पणियां गलत विसर्ग कर दी, जबकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं। कपिल सिब्बल अब बोल रहे हैं, वो तो कानून मंत्री रहे, मैंने नहीं, ये कुछ कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में पारदर्शिता पर विचार होना चाहिए। लेकिन हाँ, हरीश साल्वे जैसे कानून के अधिवेत्ता हैं जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि व्यवस्था बिल्कुल पारदर्शी नहीं है, इसको बदलने की आवश्यकता है और इसमें कार्यपालिका का भी रोल होना चाहिए। चूंकि जज खुद ही जज तय करते हैं तो उसमें भाई भतीजावाद का खतरा है, जिसकी आवाज वो आज नहीं उठा रहे, पहले भी उठाते हैं। भ्रष्टाचार का मामला है तो कॉलेजियम ही उसकी जांच करे। एक जज दूसरे जज में, चूंकि भाई आपस में एक ही कम्युनिटी के हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो उनके ऊपर पब्लिक तो ये कहेगी अधिकारी होता तो आप उसको सस्पेंड कर देते। यहां सस्पेंड नहीं किया गया। पहला जो सूचना आई वो यही कि उनको दिल्ली उच्च न्यायालय के से हटा करके इलाहाबाद, प्रयाग, अभी संगम हुआ है, करोड़ों लोग वहां गए हैं। अब चूंकि उच्च न्यायालय वहीं पर है, उत्तर प्रदेश की बड़ी प्रमुख, तो उनको वहां स्थानांतर, तबादला करके ट्रांसफर करने का निर्णय की सूचना सार्वजनिक अभी थोड़ी हुई है। बाद में जब आज सुबह से जब हल्ला मचा है शुक्रवार को, तो ये कहा गया कि अच्छा ठीक है, अभी उनको छुट्टी पर तो भेजा गया है, मतलब हो सकता है कि वो प्रयाग या इलाहाबाद में अभी न ज्वाइन करें। लेकिन इस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि ये कैसा न्याय है? आप गिरफ्तारी न कहीं समझ में आता, पूछताछ हो, इंक्वायरी करें, लेकिन एक कुर्सी पर जज दिल्ली उच्च न्यायालय के यदि उन पर गंभीर कोई आरोप आया है तो क्या इलाहाबाद में रह करके वो जज के रूप में काम करने से उनकी विश्वसनीयता रहेगी? क्या उस न्याय पर लोगों का विश्वास हो पाएगा? क्या उस तरह के कानूनों में जो वकील हैं, बार काउंसिल के मेंबर हैं, उसके भी चुनाव चल रहे हैं, वहां तो राजनीति बहुत होती ही है, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, और देश भर में लाखों कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो कानून पढ़े हुए लोग हैं और कानून प्रैक्टिस करते हैं अदालतों में, निचली अदालत से लेकर उच्च अदालतों तक। तो लोग बड़ा दबे स्वर से अभी बोल रहे हैं, चूंकि अदालत में जाते भी है वही है। लेकिन हाँ, ये तो मांग सभी करेंगे कि हाँ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनका पक्ष मैं भी यही कह रहा हूं। अभी तक तो आश्चर्य की बात यह है कि यशवंत वर्मा जी न्यायमूर्ति हैं, उनको तो अपना पहले दिन यदि उनका कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है, भाई ये तो फलाने का पैसा रखा था और मैंने यहां पर जमा था या मेरे परिवार का इस सदस्य का है, तो वो घोषित कर देते, तो इतना हंगामा नहीं होता। देश दुनिया भर में लोग भारत का देखते हैं। अमेरिका की न्याय व्यवस्था पर जब प्रश्न उठा सकते हैं, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर उठा सकते हैं, उसकी न्याय व्यवस्था पर उठा सकते हैं, वहां की राजनीतिक व्यवस्था पर उठा सकते हैं, तो वहां की न्याय प्रणाली और भारत में कुछ अंतर है। लेकिन भारत में सब जगह से लेकर के हमारे यहाँ संविधान में न्यायपालिका को इतने ज्यादा बड़े अधिकार है। और पहले अधिकार में था जब ये विवाद होता था कि सरकार नियुक्त करती है, तो नहीं, कॉलेजियम बना हुआ है अदालतों की, जिसको जो प्रमुख न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, और उनके साथ और न्यायाधीशों की कमेटी है, वो चुनती है कौन हाईकोर्ट में बनेगा, हाईकोर्ट वाला चुनता है नीचे जिला अदालत में कौन बनेगा। सरकार वो परीक्षा में लेकर के अलग होता है, न्यायिक सेवा के लिए जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती है उनमें अलग बात है, वकीलों को ही वो जज बन जाते हैं। कई ऐसे हमारे भी मित्र हैं जो चीफ जस्टिस भी बने, लेकिन वो तो चुनाव लड़कर के दिल्ली नगर निगम में पहले पार्षद रहे। जब हमने उनको देखा था, वो कृष्ण मेनन के साथ थे, कभी एक जमाने में राजनीति में कांग्रेस के भी सक्रिय थे, प्रगतिशील रहे। बाद में वकील रहते हुए उनका अनुभव इतना हो गया कि बाद में वो बन गए और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बने, अच्छे बड़े बड़े फैसले किए पर्यावरण को लेकर के कई मामले में। उन पर तो कभी ऐसी कोई आरोप नहीं आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ऐसे लोग रहे, मैं नाम ही बताता हूं, जस्टिस विजेंद्र जैन, आप रिकॉर्ड में कहीं देख लीजिएगा, राजनीति से आने के बाद भी, अब यूं ठीक है लोग विवाद करते हैं, कांग्रेस में कई ऐसे
लोग आए जो जज भी बने, फिर एमपी बन गए, एमपी से फिर जज बन गए। इसी बात को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हैं और बार बार ये कहा जाता है कि इसका निर्णय सरकार के हाथ में हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री हो, कानून मंत्री हो, उनके पास अधिकार हो, साथ में चीफ जस्टिस हो, तय कर ले। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि नहीं जी, ये अधिकार सिर्फ हमारा है, हम ही करेंगे। और उसमें जब जज के मामले में ऐसा मामला आया कि ये संदिग्ध एक तरह से 10 करोड़ रुपए मिला है, वो इत्तेफाक से मिल गया है, संयोग से मिल गया है, कोई दिखाने के लिए तो आग लगी नहीं वहां पर, कोई बिजली के तार से हुआ, किस लिए हुआ है, किसने, कोई नाराजगी था, परिवार का था, बाहर का था। जांच उसकी अलग होनी चाहिए, उसका भी स्पष्ट सामने नहीं आया। सरकार भी, चूंकि जज का मामला है तो सरकार भी बिल्कुल फूक फूक करके दूध का जला छाछ को, चूंकि सरकार यदि कुछ करती है तो कहेंगे देखिए दबाव डाल रहे हैं, सरकार नहीं करती है तो सरकार देखिए न्यायपालिका को पटा रखा है, उसको दबा देते हैं केस को। तो सरकार तो दोनों तरफ फंसे। जैसे मीडिया, यदि मैं आलोचना करूं तो आप कहेंगे आप बायस्ड हैं, आप न्यायपालिका के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। यदि मैं न करूं तो कहो देखो तुम डरे हुए हो, तुम तो डरते हो और तुमको हो सकता है तुम ही मिले हो। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे तो कई मित्र हैं जजेस में, वकीलों में। तो भाई यदि कहे तो क्या बोलना बंद कर दे। जो सही बात है वो तो कहना पड़ेगी, चाहे जज हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, तो सही बताएगा कि कैंसर हो गया या हार्ट का प्रॉब्लम है। अब ये सही है कि डॉक्टरों के लिए भी जो जांच होती है, लेकिन उनमें तो डॉक्टर ही जांच कर सकते हैं। यहां तो ये है कि भ्रष्टाचार का मामला हो, यदि अनियमितता का मामला हो या उनके किसी भी कार्य का। लेकिन हाँ, कपिल सिब्बल की बात तो एक और बात में बताना आवश्यक है। वो तो भारत के, जिसको इम्पीचमेंट का अधिकार संसद को, इसलिए जज को हटाने का अधिकार किसी को नहीं है, सरकार को नहीं है, मतलब किसी राज्य सरकार या केंद्र को नहीं है। तो इम्पीचमेंट जिसको कह सकते हैं कि संसद उसे हटाए, राष्ट्रपति अनुमोदन दे। राष्ट्रपति हटा सकते हैं क्योंकि वही नियुक्त करती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी, लेकिन उसकी भी पूरी प्रक्रिया है, संसद पास करे। तो संसद में कपिल सिब्बल भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए एक जज की पैरवी उन्होंने 2-3 घंटा की थी। मैं उसका चश्मदीद गवा रहा हूं, राज्यसभा में भी बैठा हुआ था तब भी। अब ये ठीक है कि बाद में उदारता पूर्वक उसमें कई कानून मंत्री भी तब थे, दूसरे लोग जो वकील रहे थे, जज रहे थे, तो उस मामले पर ज्यादा उनको जेल की सजा तो नहीं हुई। और कपिल सिब्बल जरूर उसके बाद राजनीति में आ गए, चूंकि उन्होंने इतनी बड़ी भारी पैरवी एक जज की थी। तो भ्रष्टाचार के 2-3 ऐसे मामले आए जिसका मैं जिक्र किया, जो सुप्रीम कोर्ट तक के हों। और हाई कोर्ट के जज भी अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। हो सकता है यशवंत वर्मा आज यदि से निर्दोष हो जाए तो कल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाए, यदि वो पाए गए जो इंक्वायरी कमेटी उन्हीं की हो, उन्हीं के लोग हो, कहे कि देखिए इसका रिकॉर्ड वो दिखा दे, तो हो सकता है ना हो। हम तो आज भी वही कहते हैं कि भाई पारदर्शिता होगी और उसमें न्यायपालिका यदि कहेगी कि नहीं तो हम तो उसको सिर्फ बातें पर रखेंगे, हम मानेंगे उसे वही सही है। इस दृष्टि से ये एक ऐतिहासिक मामला है, लेकिन इसमें अब ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जजों की नियुक्ति कैसी हो, उनके नियमितता अनियमितताओं के बारे में फैसला करने के लिए कमेटी हो, उसमें सरकार हो या ऐसे वरिष्ठ लोग हों, जो कोई नोबेल अवार्ड विनर हो सकता है, कोई ऐसे सामाजिक संस्थाओं के, बहुत ही जागरूक संस्थाओं के जो कानून के वेत्ता हों, उनके साथ में जोड़ करके हो, ताकि नियुक्ति हो, स्थानांतर हो, या ऐसे कोई बड़े मामले आए जिसको ओम्बुड्समैन हम कहते हैं। पत्रकारिता में भी एक शुरुआत हुई, तो उस दृष्टि से या प्रेस काउंसिल है जिसपे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये गलत किया है, सही किया। वो कितने अधिकार हो हम ये नहीं कह रहे, कल वो कोई सजा दे दे, लेकिन कम से कम ये तो लोगों को विश्वास हो, जनता को, कि जो जज हैं वो ईमानदार हैं। हमारी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए कॉलेजियम व्यवस्था पर पुनर्विचार का ये सही वक्त आया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस बारे में, और जगदीप धनखड़ जो खुद भी विधिवेत्ता रहे हैं, उपराष्ट्रपति है, उनको इस पर विचार करना चाहिए। एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।